मुझे पता है आप जल्द से जल्द एयर स्ट्राइक कर लेंगे और खत्म कर लेंगे उस आतंकवादी को। मणिपुर में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? आपके पास बहुत पावर है। मणिपुर, जिसकी पहचान उसके पहाड़, हरी भरी वादियाँ, घने जंगल और सुहाने मौसम होने चाहिए थे, आज वही मणिपुर एथनिक टेंशन, वायलेंट क्लैश एंड प्रोटेस्ट की वजह से हेडलाइंस में आता रहता है। मणिपुर और उसका कॉन्फ्लिक्ट जैसा दिखता है, असल में उससे भी कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और कैसे ब्रिटिशर्स की वजह से एक छोटी सी चिंगारी ने मणिपुर में इतने बड़े आग का रूप ले लिया। और इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें मणिपुर की जियोग्राफी और थोड़ा सा इतिहास देखना होगा। मणिपुर स्टेट ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइडेड है, हिल्स एंड वैली। वैली मणिपुर का लगभग 10% ऑफ लैंड कवर करता है और ये लैंड बाकी जगहों से फ्लैट एंड फर्टाइल है। और यहीं पे मणिपुर का कैपिटल इम्फाल भी है। और इस वैली के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जहां घने जंगल और डिफ़िकल्ट टेरेन है। जो वैली एरिया है उसमें मेनली मैतेई कम्युनिटी रहती है, जो स्टेट का टोटल पॉपुलेशन का 50 to 53% हिस्सा है। मतलब मणिपुर में 10% ऑफ लैंड में 53% ऑफ पॉपुलेशन रहती है। वहीं नॉर्थन हिली रीजन में नागास ट्राइब रहती है, जिनकी पॉपुलेशन 20 to 24% है। और साउथर्न हिली रीजन में कुकीज ट्राइब रहती है, जिनकी पॉपुलेशन 16 to 20% है। इन सारे ट्राइब्स का कल्चर अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, लैंग्वेज अलग है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज के सिचुएशन से उलट पहले इनके बीच कोई भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सारी ट्राइब्स एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी है और मणिपुर से इतने डिस्टर्बिंग वीडियो सामने आ रहे हैं? मणिपुर को पहले कांगलेई पाक के नाम से जाना जाता था। इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री लगभग 33 CE यानी आज से लगभग 2000 साल पहले से शुरू होती है, जब पहले रूलर नोंगदा पागम्बा ने इस राज्य की नींव रखी थी। ये कोई छोटा या लूजली ऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल एरिया नहीं था, बल्कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड किंगडम था, जिनकी खुद की कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिलीजियन था। यानी वहाँ एक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी मौजूद थी। और इस किंगडम का सेंटर था इम्फाल वैली, जहाँ जो लोग रहते थे और रहते आ रहे हैं उन्हें हम मैतेई कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। मणिपुर खाली वैली तक ही सीमित नहीं था, इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाके थे जिसमें अलग अलग तरीके के ट्राइबल्स ग्रुप रहते थे। नॉर्थ में नागा ट्राइब्स और साउथ एंड वेस्ट में कुकीज एंड चिन ट्राइब्स। ये कम्युनिटीज़ एक दूसरे से काफ़ी अलग थी, उनकी लैंग्वेज अलग थी, कल्चर अलग थे और लाइफस्टाइल भी काफ़ी डिस्टिंक्ट था। फिर भी उस दौर में इनके बीच कोई मेजर या लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट रीज़न था इकोनॉमिक पैटर्न एंड जियोग्राफिकल सेपरेशन। मैतेईस लोग वैलीज में ही सेटल्ड थे, वहीं वो एग्रीकल्चर करते थे स्टेबल फार्मिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए। लेकिन जो हिली एरिया में ट्राइबल्स ग्रुप थे वो झूम फार्मिंग फॉलो करते थे। मतलब लैंड का यूज़ रोटेशनल होता था, कभी यहाँ पे यूज़ किया तो कभी इस यहाँ पे तो कभी यहाँ पे। दोनों ग्रुप्स के टेरिटरी, लाइवलीहुड एंड डेली इंटरेक्शन लिमिटेड था, इसीलिए डायरेक्ट कंपटीशन एंड फिक्शन काफ़ी कम था। 18वीं शताब्दी में मणिपुर के हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है। दरअसल 1717 में मणिपुर के राजा पम्हीबा ने शांतिदास गोसाई, जो एक वैष्णव प्रीचर थे, उनसे प्रभावित होकर हिंदुइज्म, स्पेसिफिकली वैष्णविज्म को अपना लेते हैं। इस डिसीजन के बाद रॉयल कोर्ट से लेकर कॉमन सोसाइटी तक धीरे धीरे जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस थे वो वैष्णव फ्रेमवर्क में शिफ्ट होने लगे। वैली का ट्रेडिशनल रिलीजन सनामाही का इन्फ्लुएंस कम होने लगा और वैष्णव प्रैक्टिसेस डोमिनेट होने लगी। जनरेशन बाय जनरेशन धीरे धीरे लगभग पूरी मैतेई कम्युनिटी हिंदू कल्चरल फ्रेमवर्क में समा गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हिली एरिया में ट्राइबल्स ग्रुप थे, नागास एंड कुकीज, उन्होंने अपना खुद का इंडिजीनियस बिलीफ सिस्टम फॉलो किया, लाइफस्टाइल फॉलो किया, कल्चर फॉलो किया। वैली में एक मोर स्ट्रक्चर्ड कोर्ट इन्फ्लुएंस सोसाइटी डेवलप हो रही थी, जबकि हिल्स में कम्युनिटीज अपना ट्रेडिशनल सिस्टम को कंटिन्यू कर रही थी। ये डिफरेंस तुरंत ही कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदला, लेकिन इसने कम्युनिटीज़ के बीच सोशल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग जरूर क्रिएट किया। डार्क एज ऑफ मणिपुर। 1819 से लेकर 1826 के बीच मणिपुर पे
बर्मा ने यानी आज के म्यांमार ने बार बार इन्वेजन किए थे। इस पर्टिकुलर पीरियड को आज मणिपुर के हिस्ट्री में 7th ईयर ऑफ डिवास्टेशन के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ 7 साल चलने वाला कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक कंप्लीट सोसाइटल कोलैप्स था। गांव के गांव जला दिए गए, हजारों लोगों को या तो मार दिया गया या स्लेव बनाकर बर्मा ले जाया गया, लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए और मणिपुर की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली गिर गई। तबाही इतना हुआ था कि हिस्टोरियंस इसे मणिपुर का डार्क एज कहते हैं। इस क्राइसिस के दौरान मणिपुर के राजा महाराजा गंभीर सिंह को अपना राज्य छोड़ भागना पड़ा था। वो आसाम की तरफ चले गए, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। उन्होंने अपना राज्य वापस लेने के लिए ब्रिटिश मिलिट्री से हेल्प मांगी। ब्रिटिशर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि बर्मा धीरे धीरे मणिपुर, आसाम और दूसरे ब्रिटिश कंट्रोल रीजन की तरफ बढ़ रहा था और कंटिन्यूअस एक्सपांसन कर रहा था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने महाराजा गंभीर सिंह को सपोर्ट करने का फैसला किया। अप्रैल 1824 में मणिपुर लेवी के नाम से एक फोर्स बनाया गया, जिसमें ब्रिटिश ट्रूप के साथ साथ 500 लोकल मणिपुरी सोल्जर्स भी थे। ये सिर्फ ब्रिटिश वॉर नहीं था, बल्कि महाराजा गंभीर सिंह के लिए अपने राज्य को वापस लेने का सुनहरा मौका था। मई 1825 में जॉइंट फोर्सेस बर्मीज फोर्सेस पे सक्सेसफुल काउंटर अटैक लॉन्च कर देते हैं। जॉइंट फोर्सेस ने धीरे धीरे बर्मीज फोर्सेस को मणिपुर के बाहर खदेड़ दिया और फाइनली 1826 में बर्मा हार जाता है और साइन होता है ट्रीटी ऑफ योंडोबा। इस ट्रीटी के बाद से बर्मा अपना एक्सपांसन रोक देता है, मणिपुर को फाइनली रीस्टोर किया जाता है और महाराजा गंभीर सिंह को वापस से राजा बनाया जाता है। गंभीर सिंह को तो अपना राज्य वापस मिल चुका था, पर यहाँ एक इम्पोर्टेंट चेंज हो चुका था। मणिपुर अब एक इंडिपेंडेंट किंगडम कम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का पार्ट ज़्यादा बन चुका था। ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को एक बफर स्टेट की तरह ट्रीट किया, जो बर्मा और इंडिया के बीच में एक शील्ड की तरह काम करे। 1891 एंग्लो मणिपुर वॉर यानी ब्रिटिशर्स एंड मणिपुर सोल्जर्स के बीच में वॉर हुआ। इसके बाद मणिपुर की मिलिट्री पावर कोलैप्स हो गई, किंग को रिमूव कर दिया गया और ब्रिटिशर्स ने अपना डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया मणिपुर पे। यहाँ से मणिपुर इंडिपेंडेंट किंगडम की जगह कंप्लीटली ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल कंट्रोल स्टेट बन जाता है। पर आगे मणिपुर में ब्रिटिशर्स ने जो किया, उसकी वजह से मणिपुर में आज भी वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। उन्होंने मणिपुर को एक यूनिफॉर्म रीजन की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि 2 अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सों में बांट दिया, वैली एंड हिल्स। वैली में पपेट रूलर को अपॉइंट किया गया, जिसके पास कुछ पावर नहीं था। सारा पॉलिटिकल पावर ब्रिटिश एजेंट के पास था और ये एरिया ज़्यादा डेवलप्ड और कंट्रोल्ड था। और दूसरी तरफ हिली रीजन में ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वैली के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से कम्प्लीटली अलग था। मतलब एक ही रीजन को ब्रिटिशर्स ने 2 अलग अलग तरीक़ों से रूल किया। इस पॉइंट तक हिल्स एंड वैली में गवर्नेंस अलग, लॉस अलग, पॉलिटिकल एक्सेस अलग। मतलब वैलीज एंड हिली ट्राइब्स के बीच में इंटरेक्शंस और कम हो गया। साल 1917 वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। ब्रिटिश एम्पायर को वॉर एफर्ट के लिए मैन पावर की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिली एरियाज से लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया, जिसे वो लेबर कॉर्प्स कहते थे। अक्सर ये रिक्रूटमेंट वॉलंटरी नहीं होता था, बल्कि फोर्सफुली किया जाता था। ब्रिटिशर्स ने मणिपुर के हिली एरिया में रहने वाले कुकीज़ को रिक्रूट करना चाहा, लेकिन कुकीज़ चीफ में रिक्रूटमेंट को अपोज किया और अपने लोगों को भेजने से मना कर दिया। और इस बात से ब्रिटिशर्स गुस्सा गए। इसीलिए 1917 से लेकर 1919 के बीच कुकीज़ एंड ब्रिटिशर्स के बीच एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एंग्लो कुकी वॉर। और ये कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं था, बल्कि गोरिल्ला स्टाइल रेजिस्टेंस था। कुकी फाइटर्स ने हिल्स एंड टेरेन का एडवांटेज लिया, ब्रिटिश पोस्ट एंड कम्युनिकेशन लाइन को टारगेट किया और प्रोलॉन्ग्ड रेजिस्टेंस मेंटेन किया। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को सरप्रेस करने के लिए लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। फाइनली 1919 में ब्रिटिशर्स ने इस अपराइजिंग को कंट्रोल कर लिया, लेकिन तब तक डिस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। कई कुकी विलेज डिस्ट्रॉय हो चुके थे। कुकी चीफ्स को या तो अरेस्ट कर लिया गया या एग्जाइल कर दिया गया। पर इस कॉन्फ्लिक्ट ने कुकीज़ आइडेंटिटी को और कंसोलिडेट कर दिया।
ईयर 1949 मर्जर ऑफ मणिपुर विथ इंडिया। इंडिया के आज़ाद होने के बाद मणिपुर अपना एक अलग रास्ता चुनता है। तब वो इंडिया का पार्ट नहीं था। मणिपुर के राजा महाराजा बोधचंद्र ने 1947 में मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बनाए। जून 1948 में मणिपुर में इलेक्शन होता है और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मणिपुर ही वो पहला स्टेट था जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी सबको वोट देने का अधिकार पे इलेक्शन करवाए थे। मतलब यहाँ एक सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी था जिसके खुद की असेंबली और मिनिस्टर्स भी थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मणिपुर को पूरी तरह भारत का हिस्सा बनाना चाहते थे। उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन और भी कई अन्य फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इसीलिए महाराजा बोधचंद्र को शिलोंग बुलाया गया बातचीत करने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि महाराजा को शिलोंग में हाउस अरेस्ट पर रखा गया, टेलीफोन लाइंस को काट दिया गया और उन पे मर्जर एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए प्रेशर बनाया गया। महाराजा का कहना था कि उनकी खुद की इलेक्टेड असेंबली है, मिनिस्टर से पहले उनसे परमिशन लेनी होगी। लेकिन इंडिया का कहना था कि महाराजा के पास अभी भी मणिपुर की अथॉरिटी है। और फाइनली 21 सितंबर 1949 को महाराजा मर्जर एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं और 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन जाता है। लेकिन इस मर्जर से मणिपुर में कुछ लोग नाराज थे, खास करके इन दो चीज़ों के लिए। पहला कि मणिपुर में जो इलेक्टेड असेंबली थी उसे डिसॉल्व कर दिया गया और दूसरा मणिपुर को इनिशियली पार्ट सी स्टेट बनाया गया यानी एक यूनियन टेरिटरी जैसा। मतलब एक इंडिपेंडेंट किंगडम से डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल में आना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और इससे वो नाराज भी थे। मणिपुर को फुली स्टेट बनने में 1972 यानी 23 साल का समय का इंतजार करना पड़ा। और इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मणिपुर के ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में धीरे धीरे टेंशन बिल्डअप होते गया। और आज जो मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो मेनली 3 ग्रुप्स के बीच में है, मैती, नागास एंड कुकीज़। मैतीस का कहना है कि उन्हें एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए क्योंकि मर्जर से पहले उन्हें एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में ही कंसिडर किया जाता था। इसका एक बड़ा रीज़न है, मणिपुर में लॉ है कि ओनली एसटी हिली एरिया में लैंड ऑन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यानी मैती लोगों के पास अधिकार नहीं है कि वो इम्फाल वैली के अलावा दूसरे हिली एरिया में वो लैंड ऑन कर पाए। लेकिन नागास एंड कुकीज़ ट्राइब के लोग हिली एरिया और वैली एरिया दोनों में लैंड ऑन कर सकते हैं क्योंकि उन्हें एसटी का दर्जा मिला है। और मैतीस इसी चीज़ से नाराज़ हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो सोवेनिटी की बात करते हैं, मतलब सेपरेशन की बात करते हैं। वैसे ही नागास एंड कुकीज़ अपने अपने एरिया का डिमांड करते हैं। नागास ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करते हैं तो कुकीज़ कुकी लैंड की। और इसी वजह से नागास एंड कुकीज़ में कई बार वायलेंट क्लैशेस भी हुए हैं क्योंकि इन दोनों की डिमांड्स एरिया आपस में कई हद तक ओवरलैप करता है। मैतीस एनआरसी का डिमांड करते हैं तो कुकीज़ इस डिमांड को अपोज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एनआरसी स्पेसिफिकली उन्हें ही टारगेट करेगी। और नागास भी कहते हैं कि अब उनके लिए मैतीस के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। मतलब देखा जाए तो इन तीनों ट्राइबल ग्रुप्स के डिमांड आपस में कहीं ना कहीं ओवरलैप होता दिखता है और इसीलिए इन सब चीज़ों के कारण आए दिन मणिपुर में वायलेंट क्लैशेस होता रहता है। और ऊपर से मणिपुर में 30 से 35 एक्टिव मिलिटेंट्स ग्रुप मौजूद हैं जो सिचुएशन को और वर्स कर देते हैं। यूएनएलपी यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, केएलपी कंगले पार्क कम्युनिटीज पार्टी, पीआरईपीएके पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ केंगले पार्क, ये सारे मैतेईस और वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। केएनओ कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूपीई यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, केएनए कुकी नेशनल आर्मी, केएनएफ कुकी नेशनल फ्रंट, जेडआरए जोमी नेशनल आर्मी, ये सारे कुकी मिलिटेंट्स ग्रुप हैं। एनएससीएन-आईएम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आइसेक मूवियान, एनएससीएन-के, ये सारे नागास मिलिटेंट ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया। AFSPA यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इम्पोज किया गया। इसके तहत आर्मी को स्पेशल पावर दिया गया कि इन इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए। कई बड़े और ख़तरनाक इंसर्जेंसी ग्रुप्स के साथ इंडिया ने
SOO यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट साइन किया, जिसमें भारत सरकार ने यह शर्त रखी थी कि मिलिटेंट्स अगर डेजिग्नेटेड कैंप में ही रहेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी अनटिल फर्दर पॉलिटिकल एंड पीस टॉक। अप्रैल 19, 2023 मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि मैथिस कम्युनिटी को एसटी में इंक्लूड करने के बारे में कंसिडर किया जाए। तो दूसरे ट्राइबल्स ग्रुप जैसे नागास और कुकीज इस चीज़ से खुश नहीं थे, जो कि खुद एसटी में इंक्लूडेड हैं। उन्हें लगा कि अगर मैथिस एसटी में इंक्लूड कर लिए जाएंगे तो उनके पास भी अधिकार हो जाएगा कि वो हिली एरिया में लैंड ऑन कर पाएंगे और एजुकेशन एंड जॉब कोटा में एक बड़ा हिस्सा वो लोग ले जाएंगे। रिजल्ट मई 3, 2023 में मैथिस एंड कुकीज के बीच में वायलेंट क्लैश हो जाता है। पास्ट में भी इन तीनों कम्युनिटी के बीच में काफ़ी वायलेंट क्लैशेस हुए हैं। मणिपुर में इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे देश की मीडिया को शायद इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, या फिर पता भी होगा तो ये सोचकर नहीं दिखा रहे होंगे कि उनको इनसे ज़्यादा TRP नहीं मिलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते।